तो आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आप सभी साथियों के हौसला अफजाई करने के लिए, आप सभी साथियों से कुछ क्वेश्चन साझा करने के लिए मैं आप सभी के बीच आज सेशन लेके आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर 2021 को दो बड़े बैंकों के एग्जाम हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। तो उसके काफ़ी सवाल आ गए हैं, बस वक्त की कमी होने की वजह से जरा सवाल सही तरीके से सिस्टमेटिक नहीं बनाए, क्योंकि सवाल जो साथी भेजते हैं टूटी फूटी भाषा में भेजते हैं या सिंगल लाइन या एक वर्ड में भेजते हैं। तो शनिवार या रविवार तक सारे सवाल आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ सवाल हम लोग जो है यहाँ पर उनको चर्चा कर लेने से अच्छा होगा, जिससे कि आपको ट्रेंडिंग पता चलेगा और आप उसमें से तैयारी करना शुरू कर देंगे। नमस्कार धर्मराज जी, सभी साथी जरा कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है शानदार तरीके से और विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, तो हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। विजय पी सिंह जी नमस्ते, आईफोन जी नमस्ते, और क्या है, बलराम जी नमस्ते, रामकृष्ण जी नमस्ते, सबको नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ जी बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया। समाना जी नमस्ते, चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आज के सेशन में। और आप सभी जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, और इस बीच अपना उत्साह भी बना के रखे हैं। सत्यम जी, संजय पाल जी, सभी को नमस्कार। वाह, मज़ा आ जाता है, इतने लोगों को नमस्ते करने में भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो जब आप नमस्ते करते हैं तो नमः अस्ते, तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा को आह्वान करते हैं, ऊर्जा को आह्वान करते हैं। और हमारे शरीर में या हमारे जीवन में अगर ऊर्जा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऊर्जा लाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जितने सारे जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल बार बार करिए। इसीलिए मैं भी आप लोगों के हौसला अफजाई के लिए आपके साथ बात करने के लिए आ जाता हूँ। रोज रात को तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है ना। देखो हमारे कितने सारे चांद हैं, है ना, सुंदर सुंदर चांद हैं। सभी साथी जो हैं, रोज रात को तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, और ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, क्योंकि आपके आने जाने से मेरी पढ़ाई में खलल पड़ता है। तो रोज रात को तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, और ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, क्योंकि आपके आने जाने से मेरी पढ़ाई में खलल पड़ता है। तो आप लोग शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग को बधाई देता हूँ। रोज मॉक टेस्ट करिए, और आज जो है हम लोग मॉक टेस्ट जो है सुबह शाम हम लोग जो है आपको देते हैं, उस मॉक टेस्ट को भी करिए। आपके लॉगिन सेक्शन में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, उनको भी करिए। तो अभी चर्चा करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्केल 1 टू स्केल 2 के लिए, 1 से 2 के लिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो अभी 5 दिसंबर को ही आया था उस पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला सवाल आया आपके स्क्रीन पर है, ए पर्सन में बी डिक्लेयर एज मिसिंग पर्सन इफ ही इज मिसिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सवाल बड़ा क्लियर है कि ए पर्सन में बी डिक्लेयर्ड एज मिसिंग पर्सन इफ ही इज मिसिंग फॉर हाउ मेनी ईयर्स। एक व्यक्ति बैंकिंग की परिभाषा में उसको मिसिंग पर्सन जो है माना जाएगा अगर वो कितने दिन के लिए मिसिंग है, और जो मिसिंग पर्सन है एज्यूम टू डाई मानते हैं, एज्यूम टू डाई मानते हैं उसको, एज्यूम टू डाई मानते हैं। तो एक जो पर्सन है वो मिसिंग पर्सन कहलाएगा अगर वो कितने सालों तक मिसिंग होगा। तो ये सवाल अभी 5 दिसंबर को आया। सोचिए ये सवाल जब हमको ऐसे मिलते हैं तो यही रिकॉल क्वेश्चन हमारे लिए मददगार होते हैं, और ये 7 ईयर्स, तो 7 साल तक अगर मिसिंग रहा, अगर कोई खातेदार है। अब मिसिंग पर्सन के लिए क्यों ऐसे सवाल पूछा जाता है? देखिए बैंक में जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो खाता खोलते हैं, अगर कोई धनराशि यहाँ पर जमा की गई है तो उसके जो लीगल हेयर हैं उस पर क्लेम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है। तो अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसमें जो रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसका जो डिक्लेरेशन है कोर्ट के माध्यम से मिलता है,
7 साल तक अगर वो मिसिंग है रिपोर्टिंग डेट से, और इसका कंफर्मेशन जो है फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर जो है मिसिंग है, और उसका जो कोर्ट से कंफर्मेशन आता है, तो 7 साल तक मिसिंग होने पर उस खाते का जो क्लेम है, निवारण है, वो मृत जो डिसीज क्लेम जैसा करते हैं वैसा आपको करना है। तो मिसिंग पर्सन का जो परिकल्पना है वो इस आधार पर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए। व्हाट इज द टोटल कासा फिगर एज ऑन 31 मार्च 2021 ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए कासा कितना महत्वपूर्ण है, सवाल भी पूछ लिया कासा का। तो कासा जो फिगर पूछा गया है, तो कासा फिगर कितना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 31 मार्च 2021 को। तो यूनियन बैंक के साथी तो यहाँ जुड़े नहीं होंगे, आप अपने अपने बैंक के जो बिजनेस फिगर हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे एक साथी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का डाल दिए, देखिए 9,66,996, लेकिन ये कासा तो नहीं होगा आपका, ये टोटल डिपॉजिट आपने डाल दिया। यहाँ पर कासा की बात हो रही है, तो कासा ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 31 मार्च 2021 को रुपीज 3,35,592 करोड़, 3,35,592 करोड़ का कासा है। तो कासा फिगर जो है इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो पिछले साल या पिछले 2 साल का अगर ट्रेंडिंग देखा जाए तो कासा में परसेंटेज पूछा करता था, लेकिन अभी इस साल देखिए अभी कासा का एक्चुअल फिगर पूछ लिया। तो ये एक नयापन दिख रहा है एग्जाम के ट्रेंड में। तो जब जब एग्जाम होते हैं, इसीलिए एग्जाम के सवालों पे जाना बहुत जरूरी होता है। अभी इन्होंने देखिए पूछ दिया क्या, कासा का एक्चुअल फिगर पूछ लिया। तो कासा का एक्चुअल फिगर कितना है, 3,35,592 करोड़, ये कासा का एक्चुअल पोजीशन है। अब यहाँ पर देखिए जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो टोटल बिजनेस फिगर है वो 15,77,000 करोड़ का है। 15,77,000 में 3,35,592 करोड़ जो है कासा है। और एक अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उत्तर बिहार में देखिए 71% लिख रहे हैं, है ना, उत्तर बिहार में 71% जो है वो बोल रहे हैं। टेन्योर ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, टेन्योर ऑफ द इंटरनल ऑडिटर पूछा गया है। तो जो इंटरनल ऑडिटर का टेन्योर होता है, जरा कमेंट करके साथी लोग बताएं जरा इंटरनल ऑडिट का टेन्योर कितना होता है। तो जो इंटरनल ऑडिट लोकेंद्र जी लिखते हैं 5 ईयर्स, बहुत बढ़िया। तो टेन्योर ऑफ द इंटरनल ऑडिटर पॉलिसी को अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा जो टेन्योर ऑफ द इंटरनल ऑडिटर में क्या लिखा है, 3 साल उसको लिया जाता है 3 साल के लिए, लेकिन 2 साल उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। तो मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स होगा। तो पॉलिसी को देखिएगा, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंटरनल ऑडिटर शुड बी 5 ईयर्स। 3 साल के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन 2 साल उसको एक्सटेंड कराया जाता है। तो मैक्सिमम टेन्योर की बात करें हम तो 5 ईयर्स होगा। तो आप देखिए इंटरनल ऑडिट से जुड़ा हुआ सवाल जो है टेन्योर से पूछा गया, इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति। तो आप क्या करिएगा, अपने अपने बैंक के इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति को नोट कर लीजिएगा डायरी में। फिर कासा जो बिजनेस फिगर तो आपको रखना ही रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल बहुमूल्य। व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021। ये देखिए टोटल बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ एक सवाल और आ गया, जिसमें डिपॉजिट कितना है पूछा गया कि आपके बैंक का डिपॉजिट कितना है। बताइए 31 मार्च 2021 को आप अपने अपने बैंक के डिपॉजिट फिगर कमेंट में डाल दीजिए, है ना। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, तो डिपॉजिट फिगर कितना है, ₹9,23,805 करोड़। कितना है, 9,23,805 करोड़। तो ये यूनियन बैंक का जो है डिपॉजिट फिगर है। अगर टोटल बिजनेस की बात करें तो टोटल बिजनेस यूनियन बैंक का है 15,77,490 करोड़, जिसमें जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट जो है वो होगा कितना, 9,23,000 करोड़। तो 15,77,000 में क्या है, 6,50,000 करोड़ जो है आपका ग्लोबल एडवांसेस होगा। क्या होगा, ग्लोबल एडवांसेस कितना है, 6,53,000।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टोटल डिपॉजिट की। तो टोटल डिपॉजिट से जुड़ा हुआ सवाल आया था, और साथ ही बोल रहे हैं ऑडियो इज नॉट क्लियर। तो अभी जरा ऑडियो क्लियर है कि नहीं कि है बता दीजिएगा। तो ऑडियो क्लियर है शायद, अभी लग रहा है। यस, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, वो अपना प्रेजेंटेशन रुक गया था। कोई साथी किसी का तो एसएस दिया नहीं, बट होता है, वायरस होगा कुछ होगा पता नहीं, है ना। तो ये जो टेन्योर के बाद हमने ये सवाल लिए थे कि टोटल डिपॉजिट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021 कितना है। कितना है? 9,23,805। अगर टोटल बिजनेस की बात करें तो 15,77,490। इसमें से 6,53,684 करोड़ एडवांसेस और 9,23,805 करोड़ जो है ये डिपॉजिट है। तो देखिए बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ कैसे सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है। तो ये मनिंदर सिंह जी भी जुड़ गए। चलिए अब बात करते हैं, ये देखिए लीगल वेटिंग। लीगल वेटिंग आप the documents can be done by the branch manager exposure up to how much rupees। जो भी लोन में डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, लोन में जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उनकी जो वेटिंग है, वेटिंग का मतलब क्या होता है, उसका सत्यापन या उसका वेरिफिकेशन या उसका ड्यू डिलिजेंस कहा जाए, ये लीगल वेटिंग कहलाता है। कि जो भी लोन टर्म्स एंड कंडीशन में सैंक्शन हुए हैं और उस लोन की फैसिलिटी के हिसाब से, उसके जो टेन्योर के हिसाब से उसमें डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं लोन की फैसिलिटी के आधार पर, तो उसका लीगल वेटिंग ब्रांच मैनेजर कितने रुपए तक के लोन के लिए वो खुद कर सकता है। तो ये जो है एकदम नया, देखिए ये सवाल नया आया है। ज्यादातर क्या सवाल पूछा था, लीगल ऑडिट कब होता है। तो लीगल ऑडिट में आप लोग टिक कर देते थे 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर में लीगल ऑडिट होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया कि लीगल वेटिंग ब्रांच मैनेजर कब तक कर सकता है। तो लीगल वेटिंग कर सकता है 10 लाख रुपए तक के लोन में। लीगल वेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी को टर्म लोन दिए, टर्म लोन दिए और उसमें डॉक्यूमेंट अगर आप सीसी का ले लिए, है ना, कैश क्रेडिट का ले लिए, तो जब ये अगर लोन की चुकता नहीं कर पाते हैं तो उस समय आप उसको वसूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका वेटिंग किया जाता है। और 10 लाख रुपए तक के लोन डॉक्यूमेंट्स की वेटिंग ब्रांच मैनेजर कर सकता है। 10 लाख से जो 1 करोड़ तक के जो लीगल वेटिंग है वो पैनल एडवोकेट करता है। 1 करोड़ से ऊपर जो है वो आपका लॉ ऑफिसर करेंगे, लॉ ऑफिसर करेंगे। तो ये जो है लीगल जो है वेटिंग की बात कही गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इज इफेक्टिव फ्रॉम व्हिच स्टेट। दोस्तों पॉजिटिव पे मैकेनिज्म है जिसमें जो चेक जो होते हैं उनको कस्टमर जो है शाखा में वो इन्फॉर्म करता है कि बैंक मैनेजर महोदय, मैं ये चेक फला आदमी के लिए जो है आदेश जारी किया हूँ भुगतान के लिए, और इस चेक की जो फोटो कॉपी है स्कैन करके मैं इसका डिजिटल कॉपी जो है आपको सेंड कर रहा हूँ। कृपया उसका चेक जब आएगा तो आप उसको जो है उसको पास कर देना। तो उसको जो है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू चाहे मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन बैंक में आ जाता है सीबीएस में या बता देता है, तो उसको जो होता है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म कहते हैं, ताकि जो इसमें फ्रॉडुलेंट चेक जो पेमेंट होता है उसको रोक सकें। तो ये जो इफेक्टिव किया गया था ये 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव किया गया। ये सवाल आगे देखिए, है ना, ताजा सवाल है ना, ये जो 5 दिसंबर को अभी आया। अब रही बात इसमें 50,000 से ऊपर जो भी चेक आएंगे उनमें जो है आप क्या करिएगा, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लागू होगा। लेकिन मैंडेटरी रखा गया है 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर जो चेक हैं उनको जो है मैंडेटरी पॉजिटिव पे मैकेनिज्म किया गया है। और 50,000 का उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेकिन 50,000 से ऊपर के जो हैं ऑप्शनल हैं। प्रदीप दुबे जी देखिए आ गए, वाह बहुत बढ़िया। तो 50,000 से ऊपर 5 लाख तक ऑप्शनल हैं। और जो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म अगर बोला जाए तो 50,000 से ऊपर के चेक राशि पर लागू होते हैं, लेकिन 50,000 से 5 लाख तक का जो है वो ऑप्शनल है। 5 लाख के बाद मैंडेटरी है, 5 लाख का अगर है तो मैंडेटरी है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बोला गया है, कितने मिनिमम मेंबर होंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। तो ये तो बड़ा सरल सवाल है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में देखिए हमने चित्र में भी बता दिया इसके कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर होंगे। और रही बात मैक्सिमम की, तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो मिनिमम पार्टनर्स इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये हैं 2। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर क्या होता है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे दूसरे पार्टनर्स में क्या होता है, वो अनलिमिटेड एंड सोवरेन होती है, यहाँ पर लिमिटेड होती है। उसकी एक्टिविटी से अगर कोई नुकसान होता है तो वो लाइबल नहीं होगा, है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में भी कभी डिटेल समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मिनिमम मेंबर्स पार्टनर्स इन लिमिटेड लायबिलिटी 2, मैक्सिमम नो सच क्राइटेरिया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बड़ा आसान सा, री केवाईसी इज डन इन लो रिस्क कस्टमर। जो री केवाईसी है लो रिस्क कस्टमर में कितने सालों में किया जाता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। केवाईसी गाइडलाइन के घटक के तौर पे 4 घटक हैं। एक होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट, चौथा होता है मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन। तो री केवाईसी जो है खातों में किया जाता है रिस्क कैटेगरी इसके हिसाब से। अगर लो रिस्क है तो 10 सालों में किया जाता है, अगर मीडियम रिस्क है तो 8 साल में किया जाता है, और अगर हाई रिस्क है तो 2 साल में री केवाईसी करना है। जो भी खातेदार आपके हैं उनका री केवाईसी करिए, और री केवाईसी सब करके जो है उसको खाते के लेन देन की अनुमति देना है। अगर केवाईसी नहीं करता है तो 3 महीने का नोटिस दीजिए, फिर 3 महीने का नोटिस दीजिए केवाईसी जमा करने के लिए कि ग्राहक महोदय आप हमारे बहुमूल्य ग्राहक हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना केवाईसी हमारी शाखा में जमा कर दीजिए, ताकि आपके खाते का सुचारू रूप से संचालन हो और आप बैंकिंग सेवाएं निर्बाध तरीके से प्राप्त कर सकें। हम आपसे विनती करते हैं। तो फिर 3 महीने के नोटिस के बाद फिर नहीं दिए तो फिर आप उनको चिट्ठी लिखेंगे कि ग्राहक महोदय आप जो है हमें री केवाईसी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है आके वेरीफाई कर लें, केवाईसी ई केवाईसी करा लें, ताकि हम आपको बेहतर सेवा देते रहेंगे जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो फिर नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें डेबिट फ्रीज कर देंगे, और फिर उसके बाद फिर 3 महीने का 2 नोटिस देंगे, फिर नहीं आए तो क्रेडिट फ्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये री केवाईसी जरूरी होता है। तो हम थोड़ी ना चाहेंगे एज ए बैंकर की कोई अपने खाते का लेन देन रोक दिया जाए, इसलिए हम लोग जो है ग्राहक मीटिंग करते हैं, जागरूकता जो अभियान चलाते हैं, कैंप चलाते हैं, है ना, कनेक्ट टू कस्टमर चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे अभियान चलाते हैं जिसमें हम जन जागरण करते हैं कि भाई खाते का लेन देन करिए। तो इसलिए 10 सालों में इनका केवाईसी किया जाता है लो रिस्क में। चलिए अब बात करते हैं आज के सवाल नंबर 10 पे। कंज्यूमर कैन कंप्लेन एट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। कोई भी जो उपभोक्ता है वो शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में कितने दिनों के अंदर। अगर कोई घटना घटित हुई उनके साथ तो उसके कितने दिनों के अंदर वो शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स होते हैं, और जो स्टेट कमीशन होते हैं, और नेशनल कमीशन होते हैं। तो अगर कोई ग्राहक जो है अपने सेवाओं से वो उसको असंतुष्ट है या उसमें कुछ कमी पाए, तो उसके लिए वो जो कंज्यूमर कोर्ट में जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, और उसकी जो टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज विदिन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। वो घटना घटित होने के 2 साल के अंदर ही वहां पर शिकायत ले जा सकता है। घटना घटित होने जिस दिन वो उसको घटना घटित हुई, उस घटना घटित होने के 2 साल के अंदर ये शिकायत को जो है ले जा सकते हैं। कहाँ पर, कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये 10 सवाल देखिए, इस 10 सवाल में से आपको सीखने मिला होगा, और हो सकता है हूबहू आपके प्रमोशन एग्जाम में ये 10 सवाल आ सकते हैं। जी हाँ, 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट फोरम, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से ऊपर जो है नेशनल कमीशन। और रही बात अपील की, अपील के लिए 30 डेज है। जो साथी जो है कमेंट कर रहे थे वो अपील के लिए है, तो ये इसमें जो अपील के लिए है वो 30 डेज है, एक फोरम टू अनदर फोरम। अब आज जो है मैंने ये 10 सवाल जो है आपसे साझा किया, इससे इसके बाद जो है सवाल अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपसे
जो है ये सवाल जो और सवाल हैं कुछ अभी साझा कर लेता हूँ, 10 सवाल और साझा कर लेता हूँ आपके साथ, लेकिन वो आपकी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, स्क्रीन पर आपको वो नहीं दिखेगा, बस जो है आपको ऐसे ही नोट करना पड़ेगा अगर नोट कर रहे होंगे। तो जैसे अगला सवाल आप यहाँ पर आया था कि आईएमपीएस ट्रांसफर मैक्सिमम अमाउंट रिवाइज्ड हुआ है हाल ही में, तो आईएमपीएस ट्रांसफर का जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है कितना है, तो ये सही, वाह। तो बहुत सारे साथी आईएमपीएस ट्रांजैक्शन के लिमिट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सही लिमिट है इसका 5 लाख, पहले 2 लाख था, इससे रिवाइज होकर 5 लाख। तो देखिए ये रिवाइज हुआ है, तो ये पक्का आपके भी एग्जाम में ये हुबहू आएगा, है ना, आपके भी एग्जाम में ये आएगा कि जो आईएमपीएस जो ट्रांजेक्शन है मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी है। तो कितना लिखेंगे आप आईएमपीएस ट्रांजेक्शन का, 5 लाख। और बिल्कुल याद रख लीजिए, जो साथी पुराना पढ़ के जाएंगे तो वो 2 लाख कर लेंगे, जैसा कि हमारे कुछ साथी यहाँ पर जो है 2-2 लाख लिख रहे थे कमेंट में। हमारे आनंद वर्मा जी और कौन कौन तो लिख रहे थे, तो उसको अपडेट कर लीजिए तो अच्छा होगा, मुन्ना जी, है ना। चलिए अगला सवाल जो आया था, जो DA2 है, डाउटफुल टू कैटेगरी, सवाल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि स्क्रीन पर सवाल नहीं आ रहा है। तो डाउटफुल टू कैटेगरी में अगर कोई लोन अकाउंट है तो उसके जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें कितने प्रतिशत का प्रोविजन किया जाता है। तो जरा जरा फटाफट टाइप कर दीजिए मेरे साथी, मेरे दोस्त। प्रशांत दीप जी 100% लिखते हैं, 100% सिक्योर्ड पोर्शन में कैसे होगा डाउटफुल टू में, है ना बाबा, ऐसे नहीं होगा बाबा। तो डाउटफुल टू कैटेगरी में जो पूछा गया है सिक्योर्ड पोर्शन, जो सिक्योर्ड पोर्शन है, जब भी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस कैटेगरी आता है तो सभी जितने एसेट्स हैं 4 प्रकार के, सब में प्रोविजनिंग होता है। प्रोविजनिंग इसलिए होता है क्योंकि जब लोन दिए हैं तो रिस्क हो सकता है, तो उसके आधार पर प्रोविजनिंग की जाती है। तो प्रोविजनिंग जो है स्टैंडर्ड एसेट में 0.40% नॉर्मली, और एग्रीकल्चर एमएसएमई में 0.2, और फिर रियल एस्टेट में 1%, सब स्टैंडर्ड में 15%, और 25% अनसिक्योर्ड, 15% सिक्योर्ड। और जो डाउटफुल एसेट्स में 2 हिस्सा रहता है, एक सिक्योर्ड पोर्शन अलग कर दो, अनसिक्योर्ड पोर्शन अलग। डाउटफुल 1 में जो है 25% होता है, डाउटफुल 2 में जो है 40% होता है, और डाउटफुल 3 में जो होता है 100%। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 40%। नितेश जी बहुत बढ़िया, यहाँ होगा 40%, सिक्योर्ड पोर्शन की बात की गई 40%। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है पूछा गया है कि जो एक अगर सीसी अकाउंट है वो रिन्यूअल नहीं हुआ तो कितने दिनों के अंदर ये एनपी हो जाएगा। फटाफट टाइप करके बता दो मेरे दोस्त, वाह बहुत बढ़िया। 15 दिन लिखते हैं भाई, 15 दिन में तो सभी एनपी हो जाएंगे फिर। तो एक जो कैश क्रेडिट का अकाउंट है, अगर उसकी लिमिट कब रिन्यू करते हैं, एक कैश क्रेडिट का जो लिमिट है हर साल जो है हम रिन्यू करते हैं, क्या करते हैं, हर साल रिन्यू करते हैं। अब कैश क्रेडिट का जो लिमिट है अगर रिन्यू नहीं हुआ कितने दिन तक, तो वो एनपी हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट का जो लिमिट है वो विदिन 180 डेज, 180 डेज के अंदर अगर हाँ 3 महीने इरेगुलर में होगा वो तो है ठीक है, लेकिन रिन्यूअल की बात हो रही है तो यहाँ पर 180 डेज होगा, है कि नहीं बात। चलिए अगला सवाल जो आया था मैं आपसे साझा कर लूं। सवाल अगला आया था, पूछा था कि एफडी जो है जॉइंटली ए और बी में खोला ओपन हुआ था, और दोनों चाहते थे कि जो बोथ विश टू चेंज ऑन देयर सन कैन बी डन और नॉट। तो यहाँ पूछा गया था कि जॉइंट अकाउंट जो है ओपन किए थे, और क्या लिखा है सवाल, नाम चेंज करने के लिए पूछा गया। जॉइंट अकाउंट में वो अपने बेटे को जोड़ना चाहते थे, तो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो जॉइंट अकाउंट में क्या होता है, एक अकाउंट जो है अकाउंट होल्डर रहना चाहिए जो पहले खोला है, उसके बाद जो है दूसरे जो अकाउंट हैं
वो बोथ अगर चाहेंगे तो अलाउड है, अगर नाम चेंज कर सकते हैं, दोनों जने साइन करें तो नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक प्राइमरी जो अकाउंट होल्डर वो रहना चाहिए, ठीक है, नाम चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया वो देख लीजिए, फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ भी सवाल पूछा गया था। एक पूछा गया है क्रेडिट कार्ड का मेनू क्या है, क्रेडिट कार्ड इशू करने का मेनू क्या है, ये पूछा गया था। तो मेनू से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो आपके जो बैंक के मेनू हैं डिजिटल आधार पर, उनसे भी सवाल पूछे गए थे। अब देखिए आपके एक सवाल पूछा गया था, एनपीए फिगर पूछा गया था, मार्च का एनपीए फिगर। तो मार्च 31 मार्च का एनपीए फिगर पूछा गया, तो आप एनपीए का फिगर, नेट एनपीए का फिगर जो है याद कर लीजिए। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे एनपीए का फिगर जो यहाँ पर, और प्रॉफिट का, दोनों का फिगर पूछा गया, तो नेट एनपीए जो है यहाँ पर परसेंटेज वाइज जो नेट एनपीए था 4.62%, कितना था, 4.62% एनपीए था। फिर यहाँ पर प्रॉफिट से सवाल पूछा गया था, प्रॉफिट कि प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट जो ग्लोबल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। तो ये प्रॉफिट तो यहाँ पर मैं देख नहीं पाया, उसको जाके आपको देखना पड़ेगा अपने अपने जो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था कि प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट कितना था। और एक सवाल पूछा गया मटेरियल अल्ट्रेशन, निम्नलिखित में से मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा है, एनआई एक्ट, एज पर एनआई एक्ट विच इज द मटेरियल अल्ट्रेशन। तो मटेरियल अल्ट्रेशन जो है यहाँ पर कितना है ये पूछा गया। तो मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है, जो भी ऑर्डर्ड चेक होता है उसको अगर बियरर कर दिया जाए तो मटेरियल अल्ट्रेशन है। यस आनंद वर्मा जी, ऑर्डर टू बियरर, जो ऑर्डर्ड चेक है उसको अगर बियरर कर दिया तो मटेरियल अल्ट्रेशन है ना। और ये जो है मटेरियल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। अब एक सवाल पूछा गया लीव पॉलिसी, लीव पॉलिसी पे सवाल पूछा गया एचआर पे कि व्हाट मैक्सिमम डेज ऑफ लीव इज मैंडेटरी टू द पर्सन पोस्टेड इन सेंसिटिव डिपार्टमेंट। कितने दिनों की मैंडेटरी लीव जो है गाइडलाइन के हिसाब से लेना जरूरी होता है ऐसे अधिकारी या कर्मचारियों की जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट, कैश हैंडलिंग डिपार्टमेंट, करेंसी चेस्ट। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं जहां पर सेंसिटिव डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें कितने दिनों का मैंडेटरी लीव लेना है। हुआ, खुश हो गए, मैंडेटरी लीव तो जरूर मिलना चाहिए। तो ये है 10 डेज, बहुत बढ़िया, 10 डेज यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल इसी एग्जामिनेशन में आया था कि सरफेसी एक्शन लगाया जा सकता है अगर आउटस्टैंडिंग जो है कितना होना चाहिए। सरफेसी एक्शन इज टू बी अप्लाइड व्हेन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज कितना होगा। तो एक सरफेसी एक्शन इज टू बी अप्लाइड व्हेन द आउटस्टैंडिंग ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट शुड बी कितना होगा, मोर देन 1 lakhs, मोर देन 1 lakh, अबव 1 lakh होना चाहिए तभी सरफेस एक्शन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर अबव 1 lakh होगा, और अगर 80% से ज़्यादा पटा दिया तो सरफेस एक्शन नहीं होता है, और सबसे प्राइम कंडीशन जो है 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, एनपी होना चाहिए। चलिए अब सवाल पूछा गया एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज एंडोर्समेंट, व्हाट इज एंडोर्समेंट। देखिए ये सवाल तो ये तीसरा साल हो जाएगा अगर एंडोर्समेंट का सवाल में बात करूं, तो 19-20 में भी लगातार हर एक एग्जाम में आया एंडोर्समेंट का सवाल, 20-21 में भी यही सवाल आया एंडोर्समेंट का, और इस साल भी एंडोर्समेंट आ रहा है। एंडोर्समेंट मतलब किसी चेक के पीछे इस उद्देश्य से दस्तखत कर दिया जाए कि इस चेक का पैसा किसी को दे दिया जाए, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। Signing in the back side of check in the purpose for the negotiation of the amount of the check to someone is called endorsement। तो ये सवाल पूछा गया। और एक सवाल पूछा गया जनरल क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब क्या है। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या है, ये भी चेक से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया क्रॉसिंग। तो आप लोग फटाफट टाइप कर लिए कि टू ट्रांसफर पैरेलल लाइन इन द फेस ऑफ चेक इज कॉल्ड क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग। अगर किसी चेक के ऊपरी हिस्से पर
दो समानांतर लाइनें खींच दी जाएं तो वो चेक क्या हो जाता है, जनरल क्रॉसिंग हो जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि उस चेक का भुगतान नगद नहीं किया जाएगा, उस हितग्राही के खाते में किया जाएगा, है ना, अच्छी बात। What is the rate of interest? What is the interest rate is paid by Reserve Bank of India on the amount kept with RBI as cash reserve ratio and statutory liquidity ratio? ये सवाल पूछा गया। ये जितने भी सवाल हम अभी चर्चा कर रहे हैं साधारण तौर से बात करते करते, ये वो सवाल हैं जो 5 दिसंबर को पिछले हफ्ते आया था। तो आप सोचिए इसकी महत्ता कितनी होगी आपके प्रमोशन एग्जाम को देखते हुए। तो आपको भले ही लग रहा होगा सरल, लेकिन सवाल आएगा वहां पर, ये सवाल है ना। पूछा गया कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन SLR CRR इज नील। बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कौन से सेक्शन में है, ये सवाल पूछा गया। बताइए, अंडर सेक्शन 126 ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सेक्शन पूछा गया। अरे वाह, ये सवाल पूछा गया। अब ये सवाल पूछा गया कि which charge is to be created on security as LIC पॉलिसी। अगर LIC पॉलिसी सिक्योरिटी के तौर पर आपकी शाखा में जमा किए गए हैं तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे। वाह भाई साहब, मजा आ गया। अखिलेश जी, शानदार, जबरदस्त असाइनमेंट, है ना। देखिए ज्यादातर सवाल LIC में अगर ये देखेंगे तो ये पूछा जा रहा था कि सरेंडर वैल्यू से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता था, सरेंडर वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया कि अगर LIC पॉलिसीज हैं सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखे गए हैं तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, वो कौन सा चार्ज रहेगा, असाइनमेंट करेंगे। और पूछा गया व्हाट इज द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी क्या होता है, कोई भी कस्टमर अगर अपने जो वैल्यूबल्स हैं, वैल्यूबल्स को लाके बैंक में सील्ड पैक के तौर पर दे देते हैं तो उसको बोलते हैं सेफ कस्टडी। मतलब एक बार सील्ड पैक तौर से बंद होता है, उसके बाद वो जो है बैंक में जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं सेफ कस्टडी। एक होता है सेफ डिपॉजिट लॉकर, लॉकर में तो बार बार ऑपरेट होता है, है ना, सामान रखा रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है सेफ कस्टडी में, तो सेफ कस्टडी में क्या होगा, बेली बेलर, बेलर बेली ये होगा। लेकिन इसमें बैंकर क्या होगा, बैंकर क्या होगा सेफ कस्टडी में, जो बैंकर बेलर होगा और कस्टमर जो होंगे बेली होंगे, ठीक है। तो ये होगा बेली बेलर। चलिए, और सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम कोलेटरल। हाँ, लॉकर के कंडीशन में सत्यम ने लिखा है लेजर एंड लेजी। यस, ये भी अच्छा है, लेजर एंड लेजी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा गया अभी एग्जाम में कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अंडर MSME विदाउट कोलेटरल। विदाउट कोलेटरल जो है MSME में कितना लोन दिया जाता है। विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी MSME में जो लोन दिए जाते हैं वो होते हैं ₹10 लाख। ₹10 लाख जो है वो विदाउट कोलेटरल दिए जाते हैं। और जो 2 करोड़ लिख रहे हैं वो CGTMSE में है। एक्चुअल में वो CGTMSE गवर्नमेंट गारंटी देती है, लेकिन यहाँ पर विदाउट कोलेटरल की बात हो रही है। अगर कोई 10 लाख रुपए तक एक अंतर पिनोर आपके पास आता है कि दुबे साहब मुझे लोन दे दीजिए, तो आप उसको 10 लाख रुपए तक के विदाउट कोलेटरल विदाउट गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो है 10 लाख। अब बात करते हैं कि शॉर्ट जो क्रॉप लोन है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है, वो NPA कब होगा, है ना। शॉर्ट टर्म क्रॉप विल बी क्लासिफाइड एज NPA व्हेन इट इज ड्यू फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए सवाल पूछा गया। एक शॉर्ट टर्म क्रॉप है, शॉर्ट टर्म क्रॉप क्या होता है, ऐसे क्रॉप जो 12 महीने के अंदर उनकी फसल आ जाती है।
और लॉन्ग टर्म क्रॉप क्या होता है, जिनका 12 महीने से बाद में जो है फसल आती है। तो शॉर्ट टर्म क्रॉप अगर एनपीए होगा, किसान क्रेडिट कार्ड हो, तो वो कब होंगे, तो वो अगर 2 क्रॉप सीजन तक ड्यू हो जाएं, 2 क्रॉप सीजन तक ड्यू हो जाएं, तो वो एनपीए हो जाएंगे। ये हुई ना बात। अब एक फुल फॉर्म पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी, है ना, यूएसएसडी। तो दो शॉर्ट टर्म, हाँ सत्यम जी लिखते हैं 2 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन, अगर 2 क्रॉप सीजन अगर ड्यू हो गया, शॉर्ट टर्म अगर क्रॉप लोन है तो एनपी हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन है तो एक क्रॉप सीजन अगर ओवरड्यू हो गया तो वो एनपी हो जाएगा। अभी हम सवाल कर रहे थे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी। यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछा गया, है ना। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म आप लोग जरा टाइप करके बता दीजिए, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसएसडी जो ऐसे मोबाइल हैं जो जिनमें इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होता है, उनके लिए ये यूएसएसडी लागू होता है। इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा बोलते हैं। जिसमें देखिए, अभी तो आपके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल से जो एंड्रॉयड फोन्स, एप्पल फोन से आप ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मोबाइल जहां पर टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, तो उनके लिए ये सर्विस लाएगा यूएसएसडी। इसमें *99# से लिमिट मैक्सिमम 5,000 रुपये तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं एसएमएस के थ्रू। तो ये हो गया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। अब सवाल पूछा गया है कि अब नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द चेक इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट। ये सवाल पूछा गया, ये तो फटाफट टाइप करके बता दीजिए। चेक का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, अंडर विच सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट किया गया। तो एक चेक जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो चेक है उसकी परिभाषा जो है अंडर सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट 1881 में इसकी व्याख्या की गई है। तो ये सवाल पूछा गया। और आईटी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया कि एटीएम ई लॉबी कैन बी फाइनलाइज्ड बाय व्हिच आरएलसीसी अप टू व्हाट अमाउंट। तो एटीएम को, जो एटीएम है उसको ई लॉबी जो है फाइनलाइज करेंगे, जो आरएलसीसी है, तो वो कितने रुपए तक के सैंक्शन है। तो ये फर्नीचर, सॉरी, ये जो है एक्सपेंडिचर पॉलिसी देख के ही बताया जा सकता है। आपके बैंक के एक्सपेंडिचर पॉलिसी देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया कि अगर वो एक एटीएम है उसको ई लॉबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जो रीजनल लेवल कमेटी होता है वो कितने रुपए तक उसको स्वीकृति दे सकता है। तो ये तो अभी इसका उत्तर हमारे पास नहीं होगा, आपके पॉलिसीज में देखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर पॉलिसी में कितना है ना। तो ये सवाल पूछा गया है। अब पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म हो गया, बहुत सारे सवाल आए हैं बट उनको जरा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। अच्छा, कंप्लायंस रिस्क जो होता है, कंप्लायंस रिस्क जो होता है वो कौन सा कैटेगरी का रिस्क कहलाता है। ऑप्शन दिया है, ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, लीगल रिस्क एंड रेपुटेशनल रिस्क। तो जो कंप्लायंस रिस्क है किसका हिस्सा होगा, आप लोग जरा टाइप करके बता दीजिए। कंप्लायंस रिस्क जो होगा वो कौन से एरिया का होगा, ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क। तो ये होगा ऑपरेशनल रिस्क, ये होगा ऑपरेशनल रिस्क। तो अभी आज के सेशन में इतना ही हम सवाल साझा करते हैं, वैसे तो और भी सवाल हैं, जरा शनिवार रविवार तक हम लोग जरा बड़े सेशंस के माध्यम से हम लोग इसको कर लेंगे। तो आप जो है अभी काफ़ी देर हो गई है, आप जगे होंगे, तो आज कम से कम इतने सारे सवाल से हमको पता तो चला कि कैसे सवाल आए हैं।
अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरे से बात करिए, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई कोई डाउट है। नवीन जी लिखते हैं, गुड टीचर इज लाइक ए कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स, यू आर द कैंडल फॉर अस। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार पंक्ति लिखी है आपने, है ना। सत्य वचन लिखा है, हमारे नवीन जी हैं। यस, मैं तो आपके साथ हूँ। यस राजीव कुमार जी, नींद आ गई भैया, कहाँ, वाह ये सही है। ऐसे में तो हमें भी नींद आएगी ऐसे, है ना। ये अच्छा है कम से कम। चलिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग सेशन जो है यहीं समाप्त करेंगे। और विभूति नारायण जी, वाह एकदम, सो ही गए आप तो लग रहा है। पीएनबी के लिए तैयारी करा देते हैं प्रदीप जी, पीएनबी के लिए भी तैयारी करा देते हैं। और दयानंद जी आ गए, देखिए ये हुई ना एकदम सिंसियर स्टूडेंट जैसे हैं, ईयरफोन लगा के, ताकि घर वाले भी डिस्टर्ब ना हो, है ना। घर वाले अच्छे तो सभी अच्छे। ये बढ़िया है। अब हमारे नीतीश कुमार जी, बहुत बढ़िया, है ना। मुख्यमंत्री साहब कैसे हैं नीतीश कुमार जी। हम्म हम तो हम तो यहाँ बताएंगे, हम तो सीएम नीतीश कुमार जी से बात किए, तो बोल रहे थे कौन, सीएम साहब से, हमने नीतीश कुमार जी से बात की। अब आप समझ लो कौन किन से बात की। 3 to 4 के लिए कुछ खास क्वेश्चंस का वीडियो, 3 to 4 के क्वेश्चंस भी आ गए हैं अभी, जो 5 दिसंबर को हुआ है, तो उनके लिए भी 50 क्वेश्चंस मैंने अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उनके लिए बनाए हैं। क्योंकि अगर पिछले साल से लिखेंगे 20-21 और 21-22 का देखेंगे तो कम से कम 150 चेंज हुआ है बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो सभी तो आपके लॉगिन सेक्शन में आप मैंने कर दिया है। कल सुबह एक बार आप मुझे रिंग कर लीजिएगा पांडे साहब, तो मैं आपको और थोड़ा गाइड कर दूंगा। यस, अजय कुमार जी कैसे हैं अजय कुमार जी, हैं नाराज हैं आज। यस, मनिंद्र सिंह जी, और ये सब सभी साथी सो गए लग रहा है ना। चलिए तो आज, हाँ अजय जी कुछ बोल रहे हैं, ऑन करिए, माइक्रोफोन ऑफ है आपका। हाँ जी। चलिए तो शानदार तरीके से आप लोग भी अपना अपना जो है और तैयारी कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम लोग कल फिर एक सेशंस करेंगे। और नया जो आप मॉक टेस्ट जरूर करते रहिए। और कुछ जो बैंकिंग का एक नया चेंजेस हुआ है उस पर भी टॉपिक लाऊंगा, फिर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी के अच्छे कार्य कुशलता, अच्छे कार्य निष्पादन और सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जेआईबी का स्टार्ट कीजिए, 2 सेशन तैयार कर लिया हूँ जेआईबी का। अभी जो है अपन किसी भी समय बोल नोटिफिकेशन चला जाएगा JIB के लिए। 2 लेक्चर्स जो है उसके तैयार हो गए हैं, मैं आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल एक सेशन होगा, परसों एक सेशन जेआईबी का अपलोड होगा, जो एकदम लेटेस्ट है और ट्रेंडिंग के हिसाब से आया है। और उसके हो सकता है कि पूरे पूरे सवाल जो हैं वो आ सकते हैं। हाँ जी, अजय जी कुछ बोल रहे हैं, विभूति नारायण जी कुछ बोल रहे हैं। सर। हाँ जी, हाँ जी, सर नमस्ते। कह रहे थे सर कि हम लोग को पीएनबी का भी सर 15 तारीख से लगभग एग्जाम होने वाला है सर। 15 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। नहीं नहीं, 15 जनवरी को सर। 15 जनवरी को एग्जाम होगा। तो हाँ, 15 जनवरी से लगभग होने वाला है। अच्छा, यानी कि सर जनवरी के दूसरे वीक में सर होने की संभावना है सर। अच्छा ये तो अच्छी बात है। तो हमारे पास अच्छा समय है, हम अच्छा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो है जब सर। पीएनबी की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर देखिएगा 10 से 15 सवाल तो आपके मेनू से आएंगे, मेनू से, है ना। हाँ कि सर। जो है ये अकाउंट खोलने के लिए कौन सा मेनू यूज किया जा सकता है, डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए किस क्या किया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो आते हैं, है ना। तो हम तैयारी करवा देंगे, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो तो आज इजाजत दीजिए, तो हम फिर आज चलते हैं, फिर कल मुलाकात करेंगे। हाँ इस वादे के जी सर, साथ, गुड नाइट सर। इस विश्वास के साथ आपको एक शानदार रात सौंपते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल तंदुरुस्ती के साथ और बेहतरीन चमकते हुए चेहरे के साथ मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, गुड ओके, नाइट सर। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।
है ना।